नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी पर। हमारी सीरीज रीड एनसीईआरटी विद अस में आज चौथा दिन है और हम अध्याय 4 को रीड कर रहे थे। सुबह 11 बजे जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें हम इस आधे अध्याय को रीड कर चुके थे। हम इलेक्ट्रॉन और परमाणु की संरचना के बारे में जान चुके थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जान चुके थे। अब बात करते हैं हम अध्याय की अगला टॉपिक संयोजकता की। तो संयोजकता को रीड करते हैं और आप भी मेरे साथ रीड करते जाइए। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले अंदर की कक्षा में यानी कक्षा के में पहले फिल होते हैं, पहले भरे जाते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 8। और इस प्रकार जो है हम कक्षाएं भरते चलते हैं और अंतिम जो कक्षा रहती है बाहरी, और अंतिम बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। अभी तक हमने जाना था कि जिन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्णतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो जो परमाणु है या वह तत्व है वह सक्रिय नहीं होता, वह क्रिया नहीं करता किसी परमाणु से, वो अपने आप में उसके जो है कक्षक अष्टक उसका पूर्ण रहता है। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य कही जाती है। वह किसी से संयोज करने में यानी किसी को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने में या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में उतना एक्टिव नहीं होता, उतना सक्रिय नहीं होता। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। जितने भी अक्रिय तत्व हैं उनके सिर्फ हीलियम को छोड़कर हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। जो अन्य अक्रिय तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे नहीं होते, वे तत्व जो हैं अपने कक्ष को पूर्ण भरने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरे परमाणुओं से संयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपने अष्टक या कक्षक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसे ही उनकी संयोजन शक्ति कहा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है। परमाणु जो है अपने अंतिम कक्ष में क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करता है। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई थी। हम पिछले अध्याय में अध्याय 3 में भी कर चुके हैं संयोजकता का अध्ययन। हम देखते हैं कि जो है अगर इस परमाणु की बाह्यतम कक्ष, यहाँ कोई परमाणु है और इसकी ये बाहरी कक्ष है और बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 5 और 6 परमाणु, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है तो वो इनको 8 करने की कोशिश करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी अन्य तत्व से ले लेगा उसके साथ संयोग करके। तो इस परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, और ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 1 है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है तो भी उसकी संयोजकता 2 है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसकी संयोजकता भी 1 या 2 कही जाएगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है। जो फ्लोरीन है वो अपने बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होती है, और 7 इलेक्ट्रॉन का अगर ये त्याग करे, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने से ज्यादा, अगर इसे अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना ज्यादा आसान होता है, तो इसकी संयोजकता 1 कही जाती है फ्लोरीन की। अतः इसकी संयोजकता 1 होती है। अब हम देखेंगे यहाँ एक सारणी दी है जिसमें विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। हाइड्रोजन प्रतीक है H, परमाणु संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। एक परमाणु है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षा 1 में 1 होगा। संयोजकता भी इसकी 1 कही जाएगी। हीलियम में 2 परमाणु संख्या, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है 2 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं तो पहली कक्षा में ही 2 फर जाएंगे, तो इसकी संयोजकता 0 कही जाएगी क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। लिथियम के में 3 परमाणु संख्या, 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। जो इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 1 कही जाएगी। हमने इसे चित्र के माध्यम से समझा था, आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि लिथियम जो है, लिथियम के पास आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कक्षाएं बननी है हमें, तो लिथियम का कक्ष बनाएंगे हम। यहाँ नाविक, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? केवल 2। तो हम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसका पहला कक्ष पूरा हो गया। बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो हम दूसरे कक्ष में भर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। तो ये लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करके लिथियम धन आयन बनाता है। इस प्रकार सभी परमाणुओं के हम जो है संयोजकता निकाल सकते हैं। अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं जिसकी हमने संयोजकता 1 बताई है कि इसकी संयोजकता 7 इलेक्ट्रॉन ना छोड़ के ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी में है, अंतिम स्तंभ में दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारणी दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी प्रकार आप संयोजकता जो है इसकी निकाल सकते हैं कि कैसे होती है इसकी संयोजकता। आप पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरिए और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तीसरे कक्ष में भरिए। यहाँ 18 तक जो है जो 18 एलिमेंट 18 तत्वों तक है वो सिर्फ तीसरे कक्ष तक जाएंगे, तो आप जो
बाकी बचे तत्व हैं वो तीसरे कक्ष में भरिए और उससे जो है आप देखिए कि ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं आप इस प्रकार। अगला टॉपिक है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व में सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या Z = 1 है। प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z = 6। इस प्रकार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है उन्हीं की संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक द्रव्यमान संख्या पर। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है और दोनों का योग करके इसका परमाणु द्रव्यमान निकल आता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 है क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये आपके लिए एक परिभाषा है, आप इसे याद करिए और इसे कहीं नोट कर सकते हैं आप कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, और सिर्फ जो प्रोटॉन उपस्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या यहाँ लिखी जाती है, यहाँ तत्व का प्रतीक, और यहाँ लिखा जाता है उसका परमाणु संख्या। जैसे हम हाइड्रोजन का लिखते हैं, हाइड्रोजन का प्रतीक H है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो हम एक को इस प्रकार लिख देते हैं। यहाँ द्रव्यमान संख्या निकालना होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में, इसकी संख्या 0 होती है, अर्थात इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी आ जाती है? 1। तो हम 1 यहाँ लिखते हैं, अर्थात ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु संख्या और ये तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार हम इसे प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को भी लिखा जाता है इस प्रकार से। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होती है और परमाणु संख्या 7 होती है, और ये नाइट्रोजन का प्रतीक है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं जो हम प्रश्नोत्तर सीरीज में करते हैं, आप उस सीरीज से जुड़ सकते हैं और एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु ले सकते हैं, इसके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। यहाँ देखिए आप जो है परमाणु संख्या सब में 1 है, यानी परमाणु संख्या सब में समान है पर इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ये जो तत्व हैं जिनमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं जैसे कार्बन के यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखिए, जिसमें एक परमाणु संख्या 6 है पर जो है द्रव्यमान संख्या एक में 12 है और एक में 14 है। उसी प्रकार क्लोरीन का दिया हुआ है जिसमें 1735 Cl और 1737 Cl दिया है।
इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ये क्या होते हैं? समस्थानिक कहे जाते हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्याएं अलग होती हैं इसमें। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब अभी हमने जाना कि समस्थानिक क्या होते हैं, पर समस्थानिक जो है पदार्थ या तत्वों के समस्थानिक रासायनिक गुण इनके समान होते हैं, पर इनकी भौतिक गुण जो है अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U है, जो कि 3:1 के अनुपात में होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। हमने देखा कि 2 समस्थानिक है, तो हम किसको क्लोरीन परमाणु का असली द्रव्यमान माने? तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। हम इसका औसत निकाल लेंगे और औसत निकाल के दोनों से 35.5 यूनिट प्राप्त होता है। इसलिए हम जो है क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान किसको मान लेते हैं? 35.5 U को। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी पदार्थ के तत्व के 2 या 3 से अधिक समस्थानिक भी मिलते हैं तो उनका हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं, और औसत निकालने के बाद हम उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस औसत मान को मान लेते हैं। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप में का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.U है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5U होगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी हो जाते हैं कि कौन सा समस्थानिक कहाँ यूज होता है। अब बात करते हैं हम संभारक की। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं के प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है। अब इनकी जो द्रव्यमान संख्या है दोनों का सेम है, परमाणु संख्या अलग अलग है, यानी तत्वों को इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारक कहा जाता है। संभारक उन तत्वों को कहा जाता है जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो पर परमाणु द्रव्यमान समान हो। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, आप इसे प्रश्नोत्तर सीरीज में हमारे साथ जुड़कर इनका उत्तर जान सकते हैं। आपने क्या सीखा इस अध्याय से? तो हमने सीखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल ने व्याख्या नहीं की जा सकी। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल था।
उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा, यानी अगर उसकी पूरी कक्षा भर जाए तो अक्रिय हो जाता है परमाणु। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की स्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, इसकी पहचान हो सकी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN का नाम दिया गया। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद हमने पढ़ा संभारिक। तो संभारिक वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। आप प्रश्नोत्तर सीरीज में अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 के साथ। 5वां दिन 5वां अध्याय पढ़ेंगे हम। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।